हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रेशन में डे 2। लास्ट वीडियो में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आपको बताया था। आज थोड़ा सा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और आपको बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट और होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आपको मैंने कल या पिछली वीडियो में बताया था कि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको अपने किसी भी रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अनसैचुरेशन दिखाना है कि नहीं दिखाना है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि रिंग वाला सिस्टम है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज C+1, कार्बन में 1 ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन माइनस हेलोजन बाई 2 से। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगी। अगर ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देखो, मिल जाएगा। एक अगर आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक रिंग है। अगर एक आ रहा है तो हो सकता हो एक पाई बॉन्ड हो, 2 आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 आ रहा है तो एक रिंग या एक पाई बॉन्ड हो सकता है। अगर 0 आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आपका कंपाउंड कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ठीक, उसमें सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, डबल ट्रिपल की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब बात आती है कि एक रिवीजन के लिए कुछ करा देते हैं। तो ये हमारे पास है नैप्थलीन। अब वीडियो को पॉज करिए और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरा आप कैलकुलेट करिए, बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए। कार्बन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन दिखेंगे। 10 + 1 11 माइनस, थोड़ा रंग बदल देते हैं इसका, ये ले लेते हैं 11 माइनस हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें, ध्यान लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे दिख गए हैं। तो ओवरऑल 8/2 करेंगे, 4 आ जाएगा, 11 - 4 7 हो जाएगा। तो नैप्थलीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहीं ना कहीं 7 आ गया है। ठीक, तो 7 से आपको 2 रिंग्स और ये 5 पाई बॉन्ड्स का आइडिया लग गया होगा। तो अब बात करते हैं इसके कुछ और सवालों की कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच में हमसे इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे हमें परेशान करता है। सपोज कीजिए मेरे पास है C4H8, क्या है C4H8, इसमें मैंने HCl डाला। ठीक, तो फिर इससे मुझे मिल गया C4H9Cl, फिर इसमें मैंने सोडियम ईथर डाला और मुझे मिल गया C8H18। अब आपको मुझे ये बताना है कि सर अगर ये C4H8A था और ये B था और ये C था तो A, B और C क्या हो सकता है। What is the formula of A, what is the formula of B and what is the formula of C। तो अगर आप C4H8 के बारे में सोचोगे तो आप सोचोगे कि यार कोई रिंग वाला कंपाउंड बना लो, DU आप कैलकुलेट करो, और आप सोचोगे कोई रिंग वाला बना लो या एक डबल बॉन्डेड बना लो या ट्रिपल बॉन्डेड, जो भी DU के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। फिर उसके बाद उसमें आप HCl का एडिशन करा रहे हो और Na ईथर अगर आपने थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक कभी भी सुनी है, 10th में भी सुनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे वुड्स रिएक्शन हो रही है। इसका जवाब तो हम आपको देंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वीडियो के एंड में बताएंगे। तो एक बार आप ट्राई करो और एंड आते आते मैं आपको आंसर दूंगा। तो अगर अच्छे से आपका आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो बात हो गई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, और पिछली वीडियो का कुछ थोड़ा सा रिवीजन करा दिया मैंने आपको। ठीक, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। एक टर्म हमारे पास यूज होता है डिग्री ऑफ कार्बन, या कहा जाता है उसको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि डिग्री ऑफ कार्बन हमारा होता क्या है, साफ कर ले अच्छे से। ठीक, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी आपको चेक करने को कभी कभी आता है। एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का। इथेन को अगर आप देखोगे तो ये CH3 और ये CH3 है। ठीक बात, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, इस कार्बन से अगर मैं इसको स्टार लगा दूं तो इससे कितने कार्बन अटैच है, सर एक कार्बन अटैच है, तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री है, प्राइमरी कार्बन है। ठीक, अगर ऐसे ही मैं कहूं कि मेरे पास एक ये है कार्बन कंपाउंड, प्रोपेन है। अब अगर आप इस कार्बन को कंसीडर कर रहे हो, इस पर मैं स्टार नहीं बल्कि इस बार हैश लगाए दे रहा हूं, तो बताइए इससे कितने कार्बन अटैच है। सर 2 कार्बन ग्रुप अटैच है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। वैसे ही अगर आप 3 कार्बन ग्रुप इससे अटैच कर दो ऐसे, तो 3 कार्बन ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 3 डिग्री, या फिर आप इसको कहोगे टर्शरी। इन केस आपके साथ 4 कार्बन ग्रुप अटैच हैं
चारों के चारों कार्बन ही होने चाहिए। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन। इन दैट केस दैट विल बी क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ कार्बन को जज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। सुनने में बड़ा आसान लगता है, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि जो प्राइमरी कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच थे, तो देखो 1, 2 और 3, ये जो हाइड्रोजन्स होंगे जो प्राइमरी कार्बन से अटैच हैं, उन्हें हम कहेंगे क्या? प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो ये हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, ये तीनों। ठीक, तो प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन्स। अब इससे हमसे अगर सवाल पूछे जाएं तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहला सवाल कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है, ये एक एल्कीन है। अब इसमें आप मुझे बताइए, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? आपको इतना डेटा बताना है, कोई मसला नहीं है, बीच से चेक करते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। सर ये 3 डिग्री है, तीनों साइड कार्बन से हैं, 3 कार्बन ग्रुप अटैच है, तो फिर 3 डिग्री है। पड़ोस वाले की बात करी जाए तो ये भी 3 डिग्री है, क्योंकि इधर कार्बन और इस साइड पर भी कार्बन। अब अगर इसको देखें आप CH3 को, तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना है, इधर हाइड्रोजन्स है, इधर हाइड्रोजन्स है और इधर हाइड्रोजन्स है, लेकिन कार्बन ग्रुप एक ही अटैच है, तो हम क्या कहेंगे? सर ये 1 डिग्री है। इधर इससे सिर्फ एक कार्बन ग्रुप अटैच था, दैट विल बी अवर 1 डिग्री। इस वाले को देखोगे तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब आंसर ही लिखना है, तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। 2 डिग्री कार्बन इसमें एक भी नहीं निकला, सर ये 0 रहेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन होंगे वो आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3, 6, 9 और 12, टोटल कितने हो गए? 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कोई मिले? नहीं मिले, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? इस पर्टिकुलर केस में आपको 3 डिग्री 2 मिल गए। तो इस तरीके के आपके सवाल हो सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत सिंपल सवाल है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं कि आपसे एग्जामिनर तोड़ के मरोड़ के कैसे कठिन सवाल करेगा। करते हैं, तो इसको हटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा। अब एक अच्छा सवाल देखो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्वेरी सेम है, यही डिग्री विग्री आप सारी जोड़ लेना, और मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ऐसे थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, देखे रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो इस सिस्टम का नाम समझ लीजिए। इसका नाम होता है एलीन। क्या? इस सिस्टम का नाम है हमारे एलीन। अच्छे से बन नहीं पाया, केमिस्ट्री में रिंग बनती नहीं सही हमसे, पता नहीं क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अच्छे नहीं बन पाए, लेकिन ठीक है, काम चला लोगे यार तुम लोग भी, काम चलाने के लिए काफ़ी है। अब ये सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? एलीन कहलाता है। जब एक कार्बन से 2 डबल बॉन्ड्स हों दोनों साइड्स पे, तो सिस्टम क्या कहलाएगा? एलीन सिस्टम कहलाएगा। आपको ये बताना है 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक, तो चलिए जोड़ घटाव चालू करते हैं। इस कार्बन को देखिए सेंटर वाले, इधर एक कार्बन ग्रुप, इधर एक कार्बन ग्रुप, ये क्या हो गया? 2 डिग्री। ठीक, इस वाले को अगर आप देखोगे, इधर एक कार्बन ग्रुप है, ये एक कार्बन ग्रुप इधर है और एक कार्बन ग्रुप इधर है, तो रिजल्ट क्या आया? 3 ग्रुप हैं, तो सर 3 डिग्री। इसको भी चेक करोगे तो इधर एक और इधर एक, ये भी आपका आ गया 3 डिग्री। तो अब 2 डिग्री और 3 डिग्री तो हो गया। अब बात करते हैं इन रिंग्स की। रिंग्स में हर किनारा हमारा क्या होता है? कार्बन होता है। तो अगर आप इसको चेक कर रहे हो, देखिएगा, तो फिर इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, देखिए इधर एक और इधर एक, तो क्या मिला? 3 डिग्री। 3 है ना, तो फिर एरो हटाते हैं, बहुत गंदा हो जाएगा, इट विल बी अवर 3 डिग्री। ठीक, वैसे ही हमारा ये जो कार्बन है, अगर आप देखोगे इधर कार्बन और इधर कार्बन, ये 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री।
तो जैसा इस रिंग में हुआ है वैसा इन सब में होगा। पहला वाला तो आपका 3 डिग्री रहेगा, ये वाला पहला वाला 3 डिग्री, और बचे कुछ क्या होंगे 2 डिग्री कार्बन्स होंगे। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक, अब कैलकुलेशन करनी है कौन सा क्या है। तो अगर आप इधर देखेंगे तो 2 डिग्री 5 10 15 20 और एक ये 21 कार्बन्स तो हमारे पास 2 डिग्री वाले। 1 डिग्री का कार्बन यहाँ पर एक भी नहीं है तो 0 हो गया। 1 डिग्री हाइड्रोजन भी 0 रहेंगे क्योंकि 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात आती है। तो अगर आप हाइड्रोजन ईमानदारी से कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, टोटल आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर 6 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड दे दिया गया, आपसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन या डिग्री ऑफ कार्बन पूछा जाए। ठीक, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये मैंने आपको बता दिया। एक इसका सवाल और देख लो, ये वाला हटा रहे हैं। पूरा ही हटा देते। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ऐसा कुछ है, सारे बॉन्ड्स अच्छे से बना दें। ठीक, यहां पे Cl, आपसे मैं कहूं कि इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन बताइए कितने हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन, सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो पहले तो 2 डिग्री कार्बन ढूंढो तो पता चलेगा। अब देखिए इस कार्बन को कंसीडर करो अगर, और इस कार्बन को कंसीडर करो तो एक इधर एक इधर एक नीचे, ये हो गया 3 डिग्री, और फिर इसमें भी एक इधर एक ऊपर, ये भी हो गया 3 डिग्री। अब हमारे पास जो बच रहा है वो कौन कौन से बच रहे हैं, 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4, ये सब क्या है हमारे 2 डिग्री हैं। 2 डिग्री 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 और 2 डिग्री। अब इनमें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे अटैच होंगे सर, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे मत जोड़िएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन अटैच है तो वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 7 हो गए। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अब इसका भी बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो क्योंकि अब नेक्स्ट क्लिप में जा रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ के आते तो हैं, बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तो उतना डिस्क्रिप्शन में नहीं बताएंगे, आपको हम मिनिमाइज करके बता देंगे कि आपको इसको कैसे करना है शॉर्टकट में, और हमारे पास कंपटीशन में इसके क्या क्या सवाल हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए तो कार्बन की कभी भी हाइब्रिडाइजेशन देखनी हो तो पहले तो ये चेक करो वो न्यूट्रल है कि नहीं है। अगर न्यूट्रल है तो बहुत अच्छा है क्योंकि न्यूट्रल में फिर आप एक ट्रिक लगा सकते हो, क्या मैजिक ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक नहीं मैजिक ट्रिक। क्या आपको चेक करना है, आप देख लीजिए उसमें पाई बॉन्ड कैसे हैं और आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया लग जाएगा। अगर 0 पाई बॉन्ड है तो sp3, पाई बॉन्ड 1 हो गया तो sp2 और 2 पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज। sp3 का आपका टीचर बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बता के दिखाता है कि सर टेट्राहेड्रल होता है कार्बन, sp2 में क्या कहता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और sp में बताता है कैसा लीनियर होता है। तो ये बात होगी इनके शेप की। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई कहाँ पे करना है और हमसे क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला देखिए आप मीथेन CH4, ठीक, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं 0 हैं, तो क्या हो जाएगा sp3, तो ये कार्बन हमारा क्या हो गया sp3 हो गया, सही बात। अब इथेन देखते हैं CH3 CH3, क्या आपको इसमें कहीं पर पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं 0 पाई बॉन्ड्स, तो फिर क्या हो जाएगा sp3, तो ये दोनों कार्बन हमारे क्या हो जाएंगे sp3 और sp3, ठीक। वैसे ही हमारे पास
प्रोपेन हो सकता है या प्रोपेन छोड़ते हैं, इथाइन लेते हैं, CHHCHH। अब यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड आ चुका है, पाई बॉन्ड एक होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो इस केस में हमारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 और sp2। सही बात, sp2। तो इस तरीके से आप इन शॉर्ट हाइब्रिडाइजेशन को कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा सवाल है, या इसमें एक और आपसे कह लें कि मेरे पास इथीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी इथाइन है ये। तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ठीक, तो अब 2 हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, sp। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे प्री मेडिकल में 10 बार पूछा गया है। इतना कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है जितना ये हुआ है कि सर हमारी हाइब्रिडाइजेशन में तो इतना कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ ही नहीं, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ो चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो। मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया और आपके फिर से प्री मेडिकल टेस्ट में ये 5 बार रिपीट हुआ। इस बार इन्होंने क्या पूछा कि इनका स्ट्रक्चर बताइए। तो मीथेन का स्ट्रक्चर की बात करी जाए, स्ट्रक्चर पे कमेंट करना हो तो टेट्राहेड्रल होगा। इथेन की बात करी जाए sp3 है तो अगेन टेट्राहेड्रल होगा। इथीन की बात करी जाए sp2 है तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और इथाइन की बात करी जाए तो sp है, शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। तो सिर्फ जो इतना लिखा हुआ है इसके आपको 10 इधर से और 5 इधर से टोटल 15 सवाल मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं आगे हमसे क्या क्या पूछा गया इसमें। और तो आगे की बात करें, इसको हटाने जा रहे हैं। एक जेई में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बल्कि जेई में 2 हैं। जेई वालों ने कहा कि आपके पास है C3H4, ये एक एलीन सिस्टम है जैसा भी आपको पीछे बताया। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो एलीन में भी आपको बताया कि कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। तो ये कार्बन ये रखा है, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर। फिर बचा क्या हमारे पास, 2 कार्बन बचे थे, दोनों को 2 हाइड्रोजन अटैच करा दिए। हाइब्रिडाइजेशन बताना कोई कलाकारी तो है नहीं। यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मतलब क्या होता है, sp। ठीक, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp2। और इधर भी 1 पाई बॉन्ड है तो कहानी क्या आ जाएगी, sp2। तो ये हमारा एक बार जेई में पूछा गया। इसके अलावा हमसे क्या पूछा गया, एक बार इन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है ऐसे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये भी आपके जो है जेई में एक ही बार पूछा गया। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने में कुछ करना थोड़ी, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, ये हो गया sp। यहाँ पे भी देखिए 2 पाई बॉन्ड है, ये भी sp। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है तो sp2, और ये वाला भी sp2। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को बड़ी जल्दी से शॉर्ट में आसानी से कर सकते हैं। तो ये जेई वाले सवाल हो गए, पीछे आपको प्री मेडिकल वाले बता दिए। अब इसमें एक बहुत अच्छा सवाल हमसे प्री मेडिकल में पूछा गया, थोड़ा स्टाइल से पूछा गया, तो इसको हटाएंगे तो उसको बताएंगे। अब देखिए प्री मेडिकल वालों ने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है C8H10। ठीक, इसकी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं कार्बन की लाइन से, आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बताइए। तो हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने बताया कि पहला वाला sp3 है, दूसरा वाला sp2 है, तीसरा वाला भी sp2 है, चौथा वाला sp3 है। 1 2 3 4 हो गए। फिर इन्होंने कहा 2 और हैं जो sp2 हैं, और लास्ट के 2 जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, इतनी इन्होंने हमें जानकारी दे दी। अब हमसे ये कहा गया, AIPMT में पूछा गया, अब तो नीट नाम रख दिया गया है। अब इसमें आपको ये बताना है कि भैया इसमें स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा। तो कोई कलाकारी थोड़ी करनी है, ये लगा दो, इसमें कुछ करने लायक है नहीं। पॉज करके एक बार करके देखो, पहला वाला sp3 है और दूसरा वाला sp2 है। तो समझने वाली बात ये है कि पहला वाला ऐसा हो गया, ठीक, और ये पहले 8 बना लो सीधे सीधे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। sp वालों के बीच क्या होता है,
या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है या फिर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे इधर उधर, तभी तो होगा ना 2 पाई बॉन्ड्स। तो मैं कह रहा हूं आप ट्रिपल से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये sp2 है, तो इधर तो सिंगल ही बनेगा, पड़ोस वाले से डबल कर दो, हो जाएगा sp2। फिर उसके बाद इधर sp3 है और ये sp2 है, तो ये सिंगल बॉन्ड्स लगाइए आप। फिर उसके बाद sp2 अगेन आया तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया, sp3 आया तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। देखिए बन के तैयार हो गया हमारा। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स, ठीक, यहाँ पर ओवरऑल एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स कंज्यूम हो जाएंगे, टेट्रावेलेंट होता है कार्बन। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर 2 1 3 और एक यहाँ पर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं 10 हाइड्रोजन हो भी रहे हैं, गलत तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम सही है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कि ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर क्या होगा। कुछ मत करिए, sp2 वालों के बीच में डबल बॉन्ड्स आएंगे, sp3 वाले सिंगल बॉन्डेड होंगे और sp वाले यूजुअली ट्रिपल बॉन्डेड होंगे। तो ये हमारे प्री मेडिकल में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। मैं तो समझता हूँ एक एवरेज कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर था ये। ठीक, तो ये हो गया बात हमारे न्यूट्रल सिस्टम को कंसिडर करना था हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की। अब बात करते हैं कि अगर सिस्टम न्यूट्रल ना हो तो क्या करेंगे। इसको हटा रहे हैं, पूरा साफ करते हैं। अब अगर सिस्टम न्यूट्रल ना हो तो मतलब कहानी में अगला ही ट्विस्ट है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम में हमारे पास चार्ज हो, जैसे मैं कह दूं मेरे पास है CH3+, इसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ कलाकारी इसमें भी नहीं करनी है, जो आता है उसको ही अप्लाई करिए। पहले तो आप इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को चेक कर लीजिए। इसको स्टीरिक नंबर भी कुछ किताबों में कहा गया है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर। अगर आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कुछ नहीं आती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ग्रुप अटैच प्लस लोन पेयर। ठीक, अब देखते हैं ग्रुप अटैच और लोन पेयर का क्या चक्कर है। इस CH3+ को देखेंगे तो कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, ये प्लस था। कितने ग्रुप अटैच है, 1 2 3, तो ग्रुप अटैच कितने हो गए, 3। लोन पेयर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो 3 आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। जब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 3 है तो बता रहा हूँ आपको, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, 4 के लिए होती है sp3 और 2 के लिए होती है sp। तो इलेक्ट्रॉन पेयर से भी आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल लो, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर 3 है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। बड़ा सिंपल है, ये आपके एक बार प्री मेडिकल में पूछा गया। फिर एक नीट में सवाल पूछा गया, थोड़ा 6-7 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इन्होंने ऐसे कार्बोकेटायन बनाया यूं। अब इन्होंने कहा जरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये आपके नीट में पूछा गया 13 में। तो उसमें कुछ कलाकारी थोड़ी करनी है भाई, 2 ग्रुप इधर अटैच है, एक ग्रुप इधर, देखो सही से देखो, ये तो गलत ना कर देना इसको, ऐसे है। तो ग्रुप अटैच कितने हैं, 3 ग्रुप अटैच हैं, लोन पेयर 0 है, 3 ही आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, अगेन sp2। तो इस तरीके से हमसे हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग वैरायटी के सवाल पूछे गए हैं। न्यूट्रल वाला केस भी मैंने आपको बता दिया और चार्ज वाला केस भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, एक छोटा सा आर्टिकल है जो बच्चे हमारे गलत कर देते हैं। अब गलत कैसे हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ। ये आप 10th में पढ़ के आते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इसका सवाल गलत इसलिए होता है क्योंकि हम इसके लिए बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम तो कर लेंगे, ये बहुत आसान होता है। पहले तो जिनको नहीं आता है वो उसका रिवीजन करो। होमोलोगस सीरीज का मकसद है कि ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। बस यही बात हमारा बच्चा गलत कर देता है, वो फंक्शनल ग्रुप वाला क्लॉज भूल जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप वाला जब आप क्लॉज भूल जाओगे तो फिर अब आप देखिए क्या होने वाला है। और सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें CH2 का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, या एटॉमिक मास वाइज कहें तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। वो आप कैलकुलेट कर लिया, कार्बन 12 है, 2 हाइड्रोजन है, 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज
नियरली सेम रहती हैं, नियरली सेम रहती हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन नियरली सेम आप मान के चलेंगे। तो मतलब जो है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। हाउएवर केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसा एक मेंबर की प्रॉपर्टी है वैसे ही दूसरे की भी प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सेम होगी या ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी मॉलिक्यूलर वेट के साथ। अब सवाल इसका कैसे गलत होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि विच वन इज नॉट होमोलॉग, इनमें से कौन सा होमोलॉगस सीरीज का मेंबर नहीं हो सकता है, और ऑप्शन आपको मैं देता हूं CH3OCH3, साथ में इसके रखते हैं C2H5OH, नेक्स्ट रखते हैं CH3OH और CH3SH, एक हो गया। C और D भी कर देते हैं, C ले लो, चलो ये ऐसे करो OH, ऐसे करो OH, ठीक। उसके अलावा एक और कर लेते हैं CH3COOH, CH3CHO। अब देखते हैं क्या होगा। पॉज करके आंसर तो आपने निकाल ही लिया होगा। जल्दी जल्दी में बच्चा जो चीज़ भूल जाता है वो ये होता है कि सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, सॉरी सेम होते हैं। हम भी भूल गए, देखो फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, बच्चा इसको भूल जाता है। वो कहता है अच्छा ये और ये देखिए सेम ही लग रहे हैं, यहाँ पर भी 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इस पर टिक लगा देता है। गलत हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे, ये ईथर है, ये अल्कोहल, ये आइसोमर्स हैं, होमोलोगस नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन है कि होमोलोग्स और आइसोमर्स सेम है, अलग अलग हैं। आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप बदल सकता है, होमोलोग्स में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ईथर अल्कोहल बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल यहाँ OH है, यहाँ SH है, गलत बात हो गई। इसको कंसिडर करेंगे 2 कार्बन है और इसको कंसिडर करेंगे 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। CH2 का डिफरेंस भी है, ये हो सकते हैं होमोलोगस। यहाँ पे COH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, हो ही नहीं सकता, ठीक। तो एक जो कंफ्यूजन रहता है कि होमोलोग्स और आइसोमर्स सेम होते हैं, उसको दूर कर लीजिए। होमोलोग्स अलग होते हैं, आइसोमर्स अलग होते हैं। आइसोमर की वीडियो अलग बनेगी, होमोलोग का ये पूरी कहानी लिखी हुई है। तो इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे, ये भी खत्म हो गया। फाइनली अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीड्स के ऊपर। देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेड़ है, देखिए यहाँ पे भी मैंने एक पेड़ बना के रखा है ऑलरेडी। ये सारी वीडियो में आपको मेरा पेड़ दिखता ही है, पेड़ के अंदर दुआ भी लिखी हुई है आप लोग के लिए। तो ये पेड़ जो हमारा होता है, इसकी सीड क्या है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पेड़ की जो सीड्स हैं वो क्या है। ओवरऑल 3 चीज़ें आप पढ़ लीजिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लीजिए तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये बेसिक सीड है जिससे आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पौधा निकलेगा और जो पेड़ बनेगा आगे जाके। दूसरी चीज आप रेजोनेंस पढ़ लो अच्छे से, ठीक। एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, रेजोनेंस है, ठीक। उसके अलावा अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। हालांकि ये मीजोमेरिक और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की ही मतलब एक एग्जाम्पल है। मैं तो कहता हूं यहां पे लिख लो इंडक्टिव। तो ये 3 इफेक्ट्स हैं हमारे, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीड्स हैं। इसी से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पौधा बड़ा होगा और दुनिया भर की सारी रिएक्शंस इसी से होनी है। आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो, आप रेजोनेंस पढ़ लो, आप मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लो, आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। सारे एक्सप्लेनेशंस, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशंस इन्हीं तीनों के बेसिस पे हैं। हर केमिकल रिएक्शन में तीनों कहीं ना कहीं पे जबरदस्ती अप्लाई हो जाते हैं, ठीक। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का चक्कर क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा आप इसको मतलब मेमोराइज तो छोड़ो, मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन है, इसके पास एक इसका भाई कार्बन है और इसके साथ कोई और कार्बन है, या मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक कार्बन की चेन है। अब ये चेन ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है, डजंट मैटर, ठीक। एक ओपन चेन या क्लोज चेन है कार्बन की, इससे कोई ग्रुप अटैच है, मान लेते हैं ग्रुप का नाम रख दो यार, ए रख देते हैं,
ठीक। अब अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है कार्बन से, क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की थोड़ी ज्यादा है हमारे कार्बन से, तो ए सोचेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब, जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने लगेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब देखो समझो बात को, ये कार्बन के मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने लगेगा इस ए की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स ए लेके भाग नहीं रहा है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, एक निगेटिव चार्ज बनेगा, और हमारा जो ए होगा इस पर कौन, सॉरी यहाँ कार्बन पे प्लस आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर क्या आएगा, एक पार्शियल निगेटिव आएगा। पार्शियल क्यों आया, क्योंकि कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो प्रॉपर प्लस प्रॉपर माइनस आए, लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, एक सिर्फ अट्रैक्शन है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये सर इधर पहुंच गया। अब यही इफेक्ट इस कार्बन और इस कार्बन पे लगेगा, तो इन पर भी एक प्लस आएगा, लेकिन बहुत छोटा सा, और 3 कार्बन के बाद कहा जाता है कि ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जब कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अटैच होता है तो कार्बन चेन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। अब देखिए निगेटिव चार्ज भी आता है, कैसे आता है, ये चेन है हमारी, कोई बी यहाँ पे अटैच है और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, यानी यहाँ पे कार्बन थोड़ा ज़्यादा शाना है, कार्बन थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा बी के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अपनी तरफ खींच लेगा। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, बी का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इधर आने लगेगा इसकी तरफ, तो बी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल निगेटिव, पड़ोस वाले पे भी हल्का निगेटिव, और लास्ट वाले पे जरा सा निगेटिव। तो ओवरऑल इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। ये आपकी कार्बन चेन्स में ऑपरेट होता है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज चेन हो, उसमें ऑपरेट होता है। या तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एलिमेंट की तरफ चला जाता है, किसी ग्रुप की तरफ चला जाता है, या तो फिर कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। रिजल्ट क्या होता है, कार्बन चेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज या कार्बन चेन पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस ओवरऑल इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सही बात, थक गया इसको बताते बताते। अब ये 2 टाइप का हमारे पास आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, एक है पॉजिटिव वाला, एक है निगेटिव वाला, ठीक। तो निगेटिव वाला कौन सा है और पॉजिटिव वाला कौन सा है, जब इस ग्रुप के ऊपर माइनस आएगा तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। उसके अलावा अगर यहां पर पॉजिटिव आ रहा है किसी ग्रुप पे तो हम क्या कहेंगे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, ठीक। तो पॉजिटिव के लिए प्लस आई, निगेटिव के लिए माइनस आई। लेकिन कार्बन चेन को ना लिख लेना कि यहां पर प्लस आ रहा है तो प्लस आई, ग्रुप पर जो चार्ज डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग नाम रखा माइनस आई और प्लस आई। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भाग रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड पे जा रही है, तो फिर क्या कहा हमने कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, शॉर्ट में कहते हैं EWG। तो कहीं पे EWG दिख जाए यानी कि माइनस आई इफेक्ट ही ऑपरेट हो रहा है, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर इसका नाम दूसरा दिया जाए तो इसको कहा जाएगा EDG, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ग्रुप, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो प्लस आई इफेक्ट EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG। अब इस इफेक्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातें क्या हैं कि सबसे पहले तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहली बात, परमानेंट से कहने का क्या मकसद है कि ये इफेक्ट हमेशा ऑपरेट होगा। अगर ये नॉन रिएक्टिव स्टेट में कंपाउंड है तो भी ये इफेक्ट चल रहा है, अगर कोई रिएजेंट आ जाता है, कोई रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही है तो भी ये इफेक्ट चलता रहेगा, ठीक। परमानेंट इफेक्ट है, ये नहीं है कि जब रिएक्शन होगी तभी चालू हो जाएगा, ये चलता रहेगा। उसके अलावा दूसरी बात, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, या मैं कह सकता हूं सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट होता है। डबल बॉन्ड पे इसका कोई जोर नहीं है, सिंगल बॉन्ड पे इसका बढ़िया जोर है, ठीक। फिर उसके बाद तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट।
तो वो तो मैंने आपको यहां पर भी दिखाया कि इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट था, इस पर कम हुआ, इस पर ना के बराबर हो गया। ठीक, तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट का जो मतलब फिनोमिना है वो कम होता जाएगा। फिर उसके बाद ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉन नेवर लीव्स इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल सही बात है, शिफ्ट आप करा दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल छोड़ के नहीं आएगा। अब जैसे ए है, अब ध्यान लगाओ, ये ए है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मान लो, ठीक, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इधर आ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि याली ऑर्बिटल से जम करके याली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ऑर्बिटल नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो ये इधर आ तो रहा है लेकिन ऑर्बिटल वही रहेगी। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लो, क्योंकि ये सब कुछ याद नहीं रहता है, तो इसमें जो मेन चीज है वो तो कम से कम सीख के चले जाओ। तो ट्रिक हमारी क्या है, थोड़ा सा हटा रहे हैं, एक तो जगह ही नहीं बचती बोर्ड में। ट्रिक ये है, पर्सी डिड नथिंग, सॉरी नथिंग ना करो, एंडिंग। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, देखिए पर्सी के पर से क्या पता चला कि ये इफेक्ट परमानेंट है। सी से क्या पता चला, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होगा। डिड से क्या पता चला, ध्यान लगाना, डी से पता चला डिस्टेंस, और दूसरे डी से क्या पता चला, डिपेंडेंट। ठीक, तो परमानेंट इफेक्ट है, एसआई मतलब सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट होगा, डीआईडी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और एंड से क्या पता चलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है। मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन से कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक, तो ये सारी बातें इधर इसको मैंने एज अ ट्रिक आपको समझा दी। इंडक्टिव इफेक्ट तो भाई हो गया है, मतलब आधा हो गया है, आधा बाकी है। अब कौन कौन से ग्रुप्स माइनस आई होते हैं, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई होते हैं, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो तो मैं बता दूं। हटाएं, अब देखिए माइनस आई और प्लस आई में कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे पास। माइनस आई और प्लस आई, देखिए माइनस आई में ज्यादा ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा हैं, और प्लस आई में कम है, लेकिन प्लस आई में सवाल ज्यादा गलत हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लस आई बच्चा नहीं चाह रहा है ज्यादा पढ़ना, प्लस आई को हल्के में ले लेता है। माइनस आई में देखिए सबसे पहले आता है NR3+, देन आता है NH3+, फिर आता है NO2। NO2 को मैं मार्क करे दे रहा हूँ रेड डब्बे में, क्योंकि ये ज़्यादातर सवालों में आपको कहीं ना कहीं NO2 ज़रूर दिखेगा। उसके बाद आता है CN, फिर आता है CF3, फिर उसके बाद आई थिंक एल्डिहाइड कीटोन, इसको भी मैं मार्क करे दे रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है कि एल्डिहाइड का ज़्यादा है कि कीटोन का, तो एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है, कीटोन का कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद एसिड आता है COOH, फिर आता है फ्लोरीन, फिर CCl3, और उसके बाद आता है हैलोजेंस बचे कुचे Cl, Br, I, फिर उसके बाद ईथर आता है OR, फिर आता है OH, फिर उसके बाद कहीं पे NH2 आ जाता है, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आई थिंक आता है, और लास्ट में आता है हमारे पास फिनाइल रिंग। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट चलता है, आई थिंक सही है, चलो ठीक, ये इंडक्टिव इफेक्ट की चेन है। अब बच्चे को याद बात तो होती नहीं है, तो इतनी लंबी चेन तो नहीं याद होने वाली है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक देखो कैसे करोगे। ट्रिक फॉर माइनस आई, पूरी सीरीज नहीं भी याद हो रही है तो थोड़ा बहुत याद हो सकता है। कैसे, ट्रिक क्या है हमारे पास, NCC ऑल कर्नल, कहाँ गया, NCC ऑल कर्नल AC हॉल में हैं। अब इससे आपको ना कहीं एक छोटी मिनी सीरीज कर लोगे, सारे सवाल हो जाएंगे 100%। N का मतलब NO2 से चालू करते हैं, क्या आया हमारा NO2, C और C, पहले C का मतलब है CN, फिर आया CN, नेक्स्ट हो गया दूसरे C का मकसद है CF3। CF3 के बहुत सारे केसेस है अगर आप एम्स के सवाल लगाओगे। ठीक, तो CF3 का याद रखना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा होता है, हाउएवर CN ग्रुप से कम होता है। फिर उसके बाद क्या आया
ए डबल एल ऑल, ऑल से क्या पता चला एल्डिहाइड है। कर्नल के के से क्या पता चला कीटोन है, CO आ गया। अब एक मिनी सीरीज देखिए तैयार हो रही है, NO2 CN CF3 CHO CO। ठीक, आगे है क्या AC, AC मतलब एसिड, ये देखो एसिड, तो ये आ गया COOH। हॉल मतलब क्या है हेलोजेंस, हेलोजेंस में कौन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर उसके बाद में है AC हॉल, एक्चुअली AC हॉल 0 में है। 0 से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां से O देखिए और यहां से H देखिए, तो OH आ जाएगा, इसके पीछे कौन आएगा OH। तो ये मिनी सीरीज हमारे पास हो गई NO2 CN CF3 CHO CO COH FCl BRI OH। तो इसके लिए ट्रिक क्या थी, NCC ऑल कर्नल AC हॉल 0 में है, तो N NO2 C CN फिर CF3 एल्डिहाइड कीटोन एसिड हॉल से हैलोजन OH अल्कोहल। तो ये -I को याद करने की आपको ट्रिक बता दी है। ये पूरी सीरीज है, ये मिनी सीरीज है। अगर ये भी लेके चले जाओगे एग्जाम में -I की, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं +I की। तो इसको हटाएंगे, +I आपको बताएंगे। तो देखते हैं +I का क्या होना है। एक सेकंड देख लीजिए, वीडियो नहीं पॉज वॉज हो गई हमारी। यार आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, सोचा नहीं था 40 मिनट की होगी। चलो ठीक है, बताना तो सब कुछ है ही। +I की बात करी जाए तो इसमें हमारे पास जो पहला मेंबर जो टॉपर है सीरीज का वो होता है O-। नेक्स्ट हमारे पास होता है COO-, और उसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी अल्काइल ग्रुप CH3 होल थ्राइस C, फिर आता है सेकेंडरी वाला CH3 होल ट्वाइस CH, फिर आता है प्राइमरी वाला CH3, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। ये बात याद रखिएगा कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम का ज़्यादा इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। अब इसको कैसे याद रखें, तो ये वाला तो टर्शरी अल्काइल था, ये भी लिख दें, ये सेकेंडरी अल्काइल था, और इसको सही कर दें, थोड़ा अच्छा कर दें, CH3 CH2 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल। अब इसको अच्छे से याद रखने के लिए भी ट्रिक देख लो, हर चीज़ की ट्रिक बनानी पड़ती है आजकल केमिस्ट्री में, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। हम लोग तो रट रटा लेते थे किसी तरीके, चलो तुम लोग पास ज़्यादा है पढ़ने को, फिजिक्स भी है, बायो भी है, मैथ्स भी है, तो इसके लिए क्या ट्रिक लगाते हैं, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, O कार्टर। ठीक, O कार्टर, बंदे का नाम है कार्टर, सेकेंड पार्टी डन है, ऐसे समझ लो कार्टर जो है ना उसका IIT में सिलेक्शन हो गया है, तो उससे कह रहे हैं उसके फ्रेंड्स कि अब 2 पार्टी देनी पड़ेगी। ठीक, अब इससे हमें ये कैसे निकालना है, O से क्या मिला O-, कार्टर के कार का मतलब क्या है CO-, ये क्या होता है कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार तो COO-। ठीक, TR यानी कि टर्शरी अल्काइल, क्या आया टर्शरी अल्काइल, या कह सकते हो CH3 होल थ्राइस C। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेकेंड, सेकेंड से क्या पता चला सेकेंडरी अल्काइल, तो CH3 होल ट्वाइस CH, ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी अल्काइल। फिर उसके बाद क्या है पार्टी PA से क्या पता चला प्राइमरी अल्काइल, तो फिर CH3 CH2। ठीक, उसके बाद D और H की बात करी जाए तो D और H ये ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन, तो फिर आया ड्यूटेरियम फिर आया हाइड्रोजन। ऑर्डर देखिए तैयार हो गया, O-, COO-, ये और ये और ये। ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट को याद रखना है तो ऐसे याद रखना है। ये भी हो गया हमारा। फाइनली आते हैं इसकी एंडिंग पे। कभी कभी क्या होता है हमारे इसको हटाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा। अब कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है कि इसके बड़े भाई का ज़्यादा है कि इनके चाचा के लड़के का ज़्यादा है। जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते रहे अल्काइल ग्रुप में, तो आपसे पूछे इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा और किसका कम। ठीक, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे +I इफेक्ट हमारा इंक्रीज होगा। क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो +I इफेक्ट आपका इंक्रीज होता रहेगा, इसका ज़्यादा इसका कम, इसका और ज़्यादा इसका और ज़्यादा। तो एक ये +I इफेक्ट के बारे में और बात हो गई। +I इफेक्ट यानी कि डोनेटिंग ग्रुप है। -I इफेक्ट हमारा क्या होता है विड्रॉइंग ग्रुप होता है।
एक बात इसमें आपको नहीं बताई कि मान लीजिए मेरे पास ये मीथेन है, ठीक, CH3 ये हमारा मीथेन है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये बॉन्ड लेंथ ये कितनी होगी, या इसको कंपेयर करना हो इथीन से, CH2 से, तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, कंपेयर करो, इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है। तो इसको पता है किससे करते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अभी तो आपको बताया नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तो कुछ बचा के रखेंगे भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग कैसे जो है बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एनर्जी को, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मतलब कंपेयर करेंगे। उसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट से क्या क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से भाई साहब एसिडिटी कंपेयर करोगे, बेसिसिटी कंपेयर करोगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस को आप स्टडी करोगे, तो बहुत कुछ होने वाला है इंडक्टिव से। अब जो सवाल छोड़ा था वो बता दें तो तुम लोग को भी छोड़े, मतलब तो सवाल ये था कि मेरे पास C4H8 है, मैंने इसमें डाल दिया HCl ही डाला था ना, जो भी हो, C4H9Cl हुआ, और सोडियम ईथर के साथ क्या हो गया, C8H18 हो गया था आई थिंक। इसका जवाब देना था हमें, आज की वीडियो ख़त्म करनी है। C4H8 की बात करी जाए तो देखो यार, DU पहले कैलकुलेट करो, DU इसका कितना होगा, 4 + 1 5, 5 - 4 1, 1 का मतलब क्या होता है, या तो रिंग वाला कंपाउंड बनाओ या एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाओ, ठीक, कौन सा बनाए, रिंग वाला बनाए तो ये रिंग बनेगी, क्या ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी रिंग, ठीक करेगी, तो फिर ओवरऑल रिंग का ब्रेकेज हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है, तो ये रिंग वाला मत बनाओ, डबल बॉन्ड वाला बनाओ, क्योंकि यहाँ पे HCl का सीधा सीधा एडिशन हो रहा है। देख लो भैया मेरे C4H8 HCl यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, तो डबल बॉन्ड वाला बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए डबल बॉन्डेड कंपाउंड क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक, 1 2 3 4 कार्बन देख लो ये, और फाइनली ये 3 2 5 6 और 2 8 हो गया ना, C4H8, ठीक, इसमें HCl डाल दो, HCl जुड़ जाएगा, H+ और Cl-, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ता है, नहीं आता कोई बात नहीं, मार्कोनिकॉव रूल अभी बता देंगे, सीधा सीधा आप HCl जोड़े दे रहे हो, तो ये बनेगा CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे Cl लग गया, ठीक। अब आप कह रहे हो इसमें आपने सोडियम ईथर डाला, वुड्स रिएक्शन होती है, 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं, हैलोजन हट जाता है, तो इसी की मिरर इमेज ले लो, तो देखो ये है, पहले तो ये लिखो CH3 CH CH2 CH3, अब इसी की मिरर इमेज क्या होगी, CH3 CH CH2 CH3, ठीक, यहाँ पे एक Cl है, एक Cl यहाँ पे है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है भैया, हैलोजन हट जाता है, और जहाँ से हैलोजन हटता है वहाँ पे बॉन्ड खींच देते हैं, तो क्या करोगे, ये हैलोजन यहाँ से हटाया, ये हैलोजन यहाँ से हटाया, यानी ईथर की प्रेजेंस में वो NaCl के फॉर्म में मिल जाता है, वुड्स में आपको बताएंगे यहाँ बॉन्ड खींच दिया, ठीक। तो ये हमारा तैयार हो गया C8H18, ये हमारा C था, ये हमारा B था, और ये हमारा A था। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और इसको शेयर करें अपने दोस्त या रिश्तेदार। नेक्स्ट क्लिप में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, थोड़ा सा मतलब उसके एप्लीकेशन पे, और मीजोमेरिक और रेजोनेंस पे डिस्कशन करेंगे, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।